RKSE कक्षा के सभी स्टूडेंट्स और व्यूवर्स को मेरा नमस्कार। तो आज की कक्षा में हम मैथमेटिक्स की छठी प्रश्नावली ही करेंगे। उसमें कल हमने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय पढ़ी थी, आज उसका विलोम पढ़ते हैं। तो प्रमेय 6.2 जो है वो आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय की विलोम है। विलोम क्यों कहते हैं इसे, यानी आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय का विलोम इसको इसलिए कहते हैं कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय में हमें क्या है, ये जो एक रेखाखंड होता है या जो रेखा होती है DE, ये BC के समांतर दी होती है, तब हम लागू करते हैं आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय। और इसमें हमें जो इस DE को BC के समांतर सिद्ध करना है, यानी जो चीज़ उसमें दी होती है वो इसमें हमें सिद्ध करना है। उसमें हमें खंडों का अनुपात जो है वो बराबर सिद्ध करना होता है, और इसमें हमें दिया जाएगा कि ये खंड समानुपाती हो तो जो है वो आप DE को BC के समांतर सिद्ध कीजिए। तो जैसे हमें ये कहा यहाँ कथन में कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है, जैसे आप देख रहे हैं कि एक रेखा है यहाँ पर ये DE, जो त्रिभुज की दो भुजाओं यानी AB और AC को दो बिंदुओं पर काटती है, AB को D पर काटती है और AC को जो E पर काटती है। तो इस प्रकार से जो खंड बन गए AD और DB और यहाँ बन गए AE और EC, तो यदि ये खंड समानुपाती हो तो आपको सिद्ध करना है कि ये DE जो है BC के समांतर होगी। ऐसा हमें सिद्ध करना है कि ये इसके समांतर है, तो इसलिए इसको विलोम कहते हैं कि इसमें समांतर सिद्ध करना। तो इसमें जैसे आगे कहा है ना कि तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रमेय के स्टेप आप जानते ही हैं कि ये दिया है, फिर होता है सिद्ध करना है, फिर रचना के पद जो रचना करते हैं हम, और उत्पत्ति के पद हम इसको कैसे सिद्ध करते हैं। तो इसमें एक रचना करनी है हमें, चूँकि हमें ये तो सिद्ध करना है कि DE BC के समांतर है। तो हम क्या करेंगे, एक DE डैश एक रेखाखंड लेते हैं जो मान लेते हैं कि DE डैश जो है BC के समांतर है, ऐसा हम मान लेंगे। तो ये इसमें जो वो हम मानेंगे, ये रचना करेंगे इसमें। तो इसके ये पद मैं लिखता हूँ इस प्रकार। दिया है मैं एक त्रिभुज ABC, आप देख रहे हैं यहाँ पर, वह रेखा DE जो भुजाओं AB व AC को आप देख रहे हैं ना, AB इस प्रकार काटती है कि D और E पर इस प्रकार काटती है कि AD और DB, यानी AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। ये हमें दे रखा है, ये आपको याद रखना है कि ये परिणाम हमें दिया हुआ है, और हमें सिद्ध करना है कि DE जो है वो समांतर होगी BC के। और हम मान लेते हैं एक बार कि ये जो DE रेखाखंड है वो BC के समांतर है। एक बार हमने मान लिया इसको कि ये इसके समांतर है, तो अब आप जानते हैं कि चूँकि हमने इसको समांतर मान लिया है, ठीक है, यानी DE डैश को हमने समांतर मान लिया है BC के, तो हम इसमें आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो चूँकि DE डैश समांतर है BC, ठीक है, ये आपके पास इसके समांतर है, चूँकि हमने रचना में माना है ना इसको, तो अतः है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, क्योंकि अभी हमने आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय सीखी थी तो उसमें यही था कि यदि ये समांतर होता है तो खंड समानुपाती होता है। तो अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से हम क्या परिणाम लिख सकते हैं, ये आप देखें। कल मैंने एक त्रिभुज में आपको दिया भी था, आपने सही लिख के भेजा भी था कि चूँकि ये इसके जब समांतर है तो AD बटे DB, यानी क्या हो जाएगा आपके पास, यानी AD बटे DB आपके पास आ जाएगा AE डैश अपॉन E डैश C, ठीक है, यानी वो जो रेखाखंड समांतर होता है उसके द्वारा जो खंड बनते हैं वो समानुपाती होते हैं, यानी AD बटे DB बराबर हो गया AE डैश बटे E डैश C, ठीक है। ये परिणाम जो है ये इसको हम नाम दे देते हैं एक, परिणाम एक हो गया और एक दिया गया परिणाम है। तो आप देख सकते हैं कि एक परिणाम हम दो जो लिख लेते हैं, तो जो दिया गया है वो, ठीक है, तो ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं AD बटे DB बराबर हमें दे रखा है AE बटे EC, ठीक है।
ये दिया हुआ है हमें, तो इसको हम परिणाम नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, ये परिणाम हमें दिया हुआ है, यहाँ लिख दो चाहे, चूंकि दिया है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों परिणामों की लेफ्ट हैंड साइड जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं AD/DB AD/DB, तो परिणाम 1 और 2 से आप क्या कर सकते हैं, जब इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो आप लिख सकते हैं कि अतः परिणाम 1 और 2 से, परिणाम 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या होगा, आपको पता है कि जब ये बराबर है तो इनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। ठीक है, तो हम ये बराबर ये लिख सकते हैं, यानी इनको राइट हैंड साइड को हम क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड समान थी तो राइट हैंड साइड भी समान होगी, तो मैंने इनको बराबर लिख लिए। अब आप क्या करेंगे, इसमें दोनों तरफ जो है वो आप जो है वो 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इन दोनों तरफ 1 जोड़ देते हैं इसमें, तो हम लिखेंगे दोनों और 1 जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे दोनों और 1 जोड़ने पर, तो दोनों तरफ 1 जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि AE' बटे E' C प्लस में भी आप यहाँ भी क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, और यहाँ पर AE/EC प्लस यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब आप इनको क्या करें, लघुत्तम लेकर के जोड़ दें, तो यहाँ इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, E'(C). ठीक है, और यहाँ पर देखें कि यह आ जाएगा AE' प्लस यहाँ पर आ जाएगा E'(C), और बराबर में यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, यहाँ पर लघुत्तम आएगा EC, तो यहाँ पर हो जाएगा AE प्लस क्या हो गया, EC हो गया। ठीक है, आप इस प्रकार देख सकते हैं। अब आप देखें कि अगर आप चित्र में गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो AE' प्लस E' है, तो AE' प्लस E' ये क्या बन गया, AC बन गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि AE' प्लस E' बराबर हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। इसी प्रकार से ये जो AE प्लस EC है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, AC लिख सकते हैं। तो ये भी क्या बन जाएगा, AE प्लस EC, ये भी क्या बन गया आपके पास, ये भी बन गया AC। तो ये दोनों मान अपने यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये अपने पास बनेंगे, यहाँ ये बन गया AC/E' और ये बन गया आपके पास AC/EC। ठीक है, अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि इनमें एक ये AC कैंसिल हो सकते हैं, तो इनको काट देंगे, अपने दोनों तरफ बराबर हैं इसलिए। तो आपके पास ये बचेगा 1/E' और बराबर में बचेगा 1/EC। अब आप इनको तिरछा गुणा करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो है वो इस तरफ गुणा हो जाएगा और ये इस तरफ गुणा हो जाएगा, तो यूँ आएगा E' बराबर आ गया EC। ठीक है, अब यदि आप E' को देखते हैं तो E' यहाँ से लेके ये पूरा रेखाखंड, ये 2 रेखाखंडों के योग के बराबर हो गया, E' प्लस EC। तो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, E' को, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि E' को हम लिख सकते हैं E' और प्लस में EC, तो यही मान अपने ये वाला जो यहाँ से E' का मान है वो यहाँ से हमने यहाँ रख देते हैं। तो आप ये देखेंगे कि ये बन गया आपके पास E' प्लस EC। ठीक है, हमने ये जो E' का मान यहाँ से रख दिया इसमें, और बराबर में क्या आ गया, EC। अब आप देखें कि यहाँ भी EC और यहाँ भी EC, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ये देखेंगे कि E' जो है E' जो है वो किसके बराबर बचेगा, वो बचेगा 0, क्योंकि यहाँ से जो है ये EC को EC से अपने क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जब E' 0 आ गया, मतलब ये है कि E' इस रेखाखंड की लंबाई 0 है, अर्थात E'
और ई संपाती है, तो अपनी ये कह सकते हैं कि अतः ई डैश व ई बिंदु संपाती है, यानी एक दूसरे के ऊपर स्थित है। बिंदु संपाती, संपाती होने का मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर स्थित है, तो संपाती है तो फिर इसका मतलब ई डैश ही, अर्थात डी ई किसके समांतर हो गया, अर्थात अपने लिख सकते हैं कि अर्थात डी ई भी किसके समांतर हो गया, डी ई समांतर हो गया बी सी के। ठीक है, ये और ये हमें सिद्ध करना था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप इति सिद्धम। ठीक है, तो इस प्रमेय की क्या उपयोगिता, आप इसको कहाँ लागू करेंगे, आप इसको लागू तब करेंगे जब किसी भी रेखाखंड के द्वारा जो खंड समानुपाती दे रखे, तो खंड समानुपाती दे रखे हों तो आप क्या करेंगे, ये विलोम प्रमेय लगाएंगे। और यदि आपको खंड समानुपाती सिद्ध करने, समांतर दे रखा है, तब जो है आप कौन सी प्रमेय लागू करेंगे, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लागू करेंगे। इनको बहुत ही गौर से समझना है, इनको सीखना है और ध्यान में रखना है बातों को। तो अभी तक अपने 2 प्रमेय कर चुके हैं, तो आप ये ध्यान रखें बच्चों कि ये प्रमेय जो है आप अपने रजिस्टर में या कॉपी में कहीं एक जगह आप सभी को एक साथ नोट कर लें। 6.1, 6.2 आगे जितनी भी आती रही प्रमेयों को आप एक जगह जो कहीं नोट कर लें, क्योंकि प्रमेय पर भी बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्नों के आधार होती है। यदि आप प्रमेय ध्यान नहीं रखेंगे तो आपसे प्रश्न नहीं होंगे। तो आप इनके कथन जरूर याद रखें और चित्र अच्छी तरह याद रखें, और ये ध्यान रखें हमेशा कि कौन सी प्रमेय जो है कब लागू होती है। तो अभी तक हमने 2 प्रमेय पढ़ी है, आपने गौर से देखा होगा, तो नहीं देखा है तो आप उनको वीडियो अच्छी तरह देखा करें और ये पहले पहचानें कि ये प्रमेय इस स्थिति में लागू होती है। तो अब मैं कुछ परिस्थितियाँ आपको बताता हूँ कि ये प्रमेय जो है वो आज की जो हमने पढ़ी वो कैसे लागू होती है। ये तो कल वाले वीडियो में आपने पढ़ा था कि जब आपको ये समांतर दे रखा होता है तब जो है वो ये खंड समानुपाती होते हैं, यानी आपको इसमें दिया होता है कि ये एम एन जो है इसके क्यू आर के समांतर है। तो हमने ये सीखा था कि किस प्रकार से आप समांतर और ये जो समानुपाती रेखाखंडों को लिखेंगे, वो तरीका आप हमेशा याद रखें, बहुत काम आएगा सवालों के अंदर, बहुत जगह आपको काम आएगा, बहुत सारे सवालों में काम आएगा आपको। तो अभी आप जो है वो कौन से खंड समानुपाती हों तो कौन सी रेखाएं समांतर होगी, वैसे तो ये दिखाई दे ही जाती है, लेकिन फिर भी अपने देखते हैं कि ये कौन सी कैसे समांतर होगी, वो लिख करके देखते हैं। तो यहाँ जब आपको इस प्रकार से रेखाखंड दे रखे हो कि पी एम बटे एम क्यू बराबर हो पी एन बटे एन आर, तो कौन सी रेखाएं समांतर होगी, कौन से रेखाखंड समांतर होंगे, तब आप इसमें देखा करो कि यहाँ से आप चलो पी एम बटे एम क्यू, तो यहाँ से आप चलेंगे पी एम बटे एम क्यू, तो पी एम पर रुके हम, तो एक एम बिंदु को नोट कर लो। ठीक है, ये एम बिंदु हो गया। फिर पी एन बटे एन आर, पी एन बटे एन आर, तो एन पर रुके, तो इस प्रकार से एम एन, आप पहले एम पर रुके फिर एन पर रुके, तो इस प्रकार से एम एन किसके समांतर हो जाएगा, एम एन जो है वो समांतर हो जाएगा क्यू आर की। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्यू आर के क्या हो गया, समांतर हो गया। यहाँ इसी प्रकार से आप ये देखें एफ एल बटे एल डी, तो एफ एल बटे एल डी, तो एल पर रुके आप, तो एक एल बिंदु हो गया, एक एफ जी बटे जी ई, तो आप जी पर रुके, इसका मतलब ये हो गया कि एल जी किसके समांतर हो गया, तो एल जी समांतर हो गया किसके, डी ई के समांतर हो गया, डी ई के समांतर हो गया। इसी प्रकार से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक्स यू बटे यू वाई है। ठीक है, तो ये आप यू पर रुक रहे हैं तो यू जो है यहाँ से लेंगे, और एक्स वी बटे वी जेड है तो ये लेंगे, तो इस प्रकार से यू वी किसके समांतर हो जाएगा, यू वी समांतर हो जाएगा वाई जेड की। ठीक है, तो ये आप याद रखें। और एक चीज़ आप और भी याद रखें कि जैसे आपने पी एम बटे एम क्यू बराबर हम पी एन बटे एन आर लिखते हैं, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी एम बटे पी क्यू, यानी पी एम बटे पी क्यू बराबर पी एन बटे पी आर। तो ये देखो पी एम यानी ऊपर वाला खंड बटे पूरी भुजा, और इसी प्रकार पी एन बटे क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं, यानी इस छोटे वाले के बटे में पूरा खंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये नीचे वाले खंडों को भी ले सकते हैं, जैसे एम क्यू बटे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, एम क्यू बटे पी क्यू, यानी पूरा खंड, और बराबर में हम ले सकते हैं एन आर बटे पूरा खंड ले सकते हैं, कौन सा,
पी आर, ठीक है। तो इस प्रकार से भी जब ज़रूरत पड़ेगी सवालों में तो ऐसे भी हम ले सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ से भी हम ऐसा ही कर सकते हैं, एफ एल बटे एफ डी ले सकते हैं और एफ जी बटे एफ ई ले सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर हम एक्स यू बटे यू एक्स वाई ले सकते हैं और एक्स वी बटे क्या ले सकते हैं, एक्स जेड ले सकते हैं। तो ये भी आप याद रखें साथ में। अब हम 6.2 के कुछ प्रश्नों पर चलते हैं। 6.2 का ये है पहला प्रश्न। तो आप इसमें यहाँ देख रहे हैं कि डी ई बी सी के समांतर दे रखा है, डी ई यानी ये देखो डी ई जो है वो किसके समांतर है, बी सी के। जब भी आपको कोई समांतर रेखाखंड देख रहा हो तो आप तुरंत इस प्रकार के समांतर के चिन्ह लगा लिया, एरो लगा लिया करो। तो यहाँ पर भी ये डी ई किसके समांतर होगा, इससे जो है वो टीचर भी आपकी बात को समझ पाएगा कि आपको इस बात की समझ है कि हाँ ये चीज़ इसके समांतर है, और साथ में आपको भी रेखाखंड देखने में बहुत आसानी रहेगी। तो अब आप देख सकते हैं कि चूंकि डी ई बी सी के समांतर दे रखा है तो हम क्या लागू कर सकते हैं, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लागू कर सकते हैं। तो हम सीधा सीधा यहाँ लिख सकते हैं, पहला पार्ट यहाँ पर करते हैं क्योंकि डी ई किसके समांतर दे रखा है आपको, वो समांतर दे रखा है बी सी के, ठीक है। तो आप इस क्या लिख सकते हैं, अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आनुपातिकता प्रमेय से आप जब भी ऐसे समांतर दे रखा हो तो आप ये प्रमेय लागू कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या होते हैं, खंड समानुपाती होते हैं। तो डी ई है ना, तो ए डी बटे डी बी वही बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने प्रमेय की थी, ए डी बटे डी बी बराबर ले सकते हैं हम कौन सी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी ले सकते हैं। अब हमें जो खंड दे रखे हैं उनके मान अपने इसमें भर देते हैं, ठीक है। तो हमें ए डी कितना दिया 1.5, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1.5 ए डी की जगह, डी बी की जगह क्या लिख देंगे 3, तो ये हो गया 3। और ए ई हमें कितना दे रखा है 1, और ई सी हमें ज्ञात करना है, तो ई सी को ई सी रहने। अब आप क्या करो, इसको तिरछा गुणा करो, इसको यूँ गुणा कर दो, इसको यूँ गुणा कर दो, इसको ऐसे गुणा करेंगे तो 1.5 ई सी बराबर हो गया 3। अब आप जानते हैं कि ये गुणा वाली राशि हमेशा कहाँ जाती है, भाग में। तो इस प्रकार से ई सी बराबर आपके पास आ जाएगा 3/1.5। अब आप इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे का दशमलव हटाएंगे तो एक स्थान दशमलव का है तो एक बिंदी लग जाएगी, 30 बटे कितना हो गया 15। तो इस प्रकार से 15 दूनी 30, तो ई सी का मान कितना आ गया आपके पास 2 सेंटीमीटर आ गया। तो इस प्रकार बहुत आसानी से ये हम कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे, ये सवाल मुझे आप करके भेजेंगे। तो इसमें भी आपको ये देखा है तो ए डी बटे, बिल्कुल आप इसी प्रकार से करें। इसमें आपको क्या ज्ञात करना है, ये ए डी ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये प्रश्न आप मुझे करके भेजेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। यहाँ पर जो आपको दूसरा प्रश्न दिया इसमें आपको ये एक त्रिभुज पी क्यू आर, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे ये त्रिभुज पी क्यू आर है कि भुजाओं पी क्यू और पी आर पर देखो, पी क्यू पर ई बिंदु है ना, आपको ये कहा है कि ई है, और पी आर पर एफ बिंदु है। तो वो आपको ये बताया कि ये निम्नलिखित परिस्थितियां दे रखी है, तो आपको बताना है कि इनमें से किस किस में जो है ई एफ जो है वो क्या होगा, क्यू आर के समांतर होगा, यानी ये ई एफ किस क्यू आर के समांतर होगा, इनमें से कौन कौन से प्रश्नों में। तो हम जानते हैं कि जब जिन जिन प्रश्नों के अंदर पी ई बटे ई क्यू यदि पी एफ बटे एफ आर के बराबर हो जाएगा, यानी अनुपात यदि बराबर हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से जो है वो ये ई एफ क्या हो जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा। तो जब हमें समांतर सिद्ध करना हो तो हम अनुपात ज्ञात करेंगे। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे पी ई बटे ई क्यू निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, पी ई बटे ई क्यू, ठीक है। और बराबर होना चाहिए, ये किसके होना चाहिए, पी एफ बटे एफ आर, पी एफ बटे एफ आर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ पहले लिख दो कि यदि ई एफ किसके समांतर है, यदि क्यू आर के समांतर है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पी ई बटे ई क्यू बराबर होना चाहिए पी एफ बटे एफ आर। तो यहाँ पर मैंने एफ नहीं लिखा तो एफ लिख देता हूँ, एफ आर के
क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न के मान अपने पहले इसमें भरते हैं। तो हमें PE कितना दिया हुआ है, 3.9 दिया हुआ है। तो यहाँ आप देखेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं 3.9 और बट्टे में आप देखेंगे EQ, तो EQ हमारे पास कितना है, 3 है। और बराबर में होना चाहिए PF कितना है, 3.6 है। और FR कितना दे रखा है आपको, 2.4 दे रखा है। तो आप क्या करें, या तो इनको तिरछा गुणा करें या इनका अनुपात निकालें। तो आप इनके दशमलव हटा लें। पहले तो हम देखते हैं कि दशमलव हटाएंगे तो इसमें 1 दशमलव है और तो एक नीचे बिंदी लग जाएगी। तो ये आपके पास यूँ आएगा 39/30 बराबर हो जाएगा 36/24। ठीक है। अब आप इनको यदि 3 के पहाड़े से सरल करते हैं तो आप जानते हैं कि 13 × 3 = 39 और 10 × 30। ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 13/10 और यहाँ पर आएगा, आप देख सकते हैं कि इसको काटेंगे 12 × 36, इसको 12 के पहाड़े से काट सकते हैं अपने। तो 12 × 36 और 12 × 2 = 24। तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, बराबर नहीं आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये, आप इसको लिख दें कि ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो आप लिख देंगे, इसलिए आप इसमें कहेंगे कि इसमें EF जो है वो किसके समांतर नहीं है, EF जो समांतर नहीं है QR के। और जब बराबर आ जाएगा अनुपात तो जो है वो समांतर हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल आप पहले की तरह खुद करेंगे। आप मुझे इसका हल करके भेजेंगे, स्वयं करके, और मैं आपको जो है इसका तीसरा पार्ट बताता हूँ आपको। तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर PQ दे रखा है। तो PQ यानी पूरी भुजा दे दी आपको, PQ दे दी पूरी, और यहाँ देखो PR दे दी, पूरी भुजा दे दी, कोई बात नहीं। और PE दे दी, तो ये दे दी, और PF दे दी। तो आपको बताया था मैंने कि ये भी आप लिख सकते हैं कि PE यानी ऊपर का खंड बटे पूरी भुजा, और ये ऊपर का खंड बटे पूरी भुजा। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं कि यदि EF किसके समांतर हो, यदि EF यदि समांतर है QR की, ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपके पास। तो आप पहले ऊपर वाला खंड यानी चूंकि PE दिया है ना यहाँ पर हमें, तो PE/PQ ये लेंगे। तो PE/PQ पूरा लेंगे। ठीक है, पूरा भुजा दे रखिए ना आपको, PE/PQ। तो जब इस तरफ यूँ लिया तो इस तरफ भी आप ऐसे ही लेंगे, PF/PR। तो बराबर में क्या लेंगे, PF/PR लेंगे। ठीक है, PR। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि ये मिट के मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पर, PE/PQ बराबर PF/PR। अब आप इसके अंदर क्या कर दें, मान भर दें। आप यहाँ पर PR हो गया। अब आप इसके अंदर मान भरें तो PE आपके पास कितना है, 0.18 है। ठीक है, 0.18। और यहाँ पर PQ जो है वो कितना है, 1.28 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि PF कितना है, 0.36 है। और पूरा जो PR है वो कितना है आपके पास, 2.56 है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ सीखें यहाँ पर कि देखो 2 दशमलव यहाँ है, 2 यहाँ है, यानी ऊपर नीचे 2 दशमलव, तो इनको अपने दशमलव को आपस में काट सकते हैं, यानी ख़त्म कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बच्चों गौर से सुना करो। जब आप हल करते हैं तो दशमलव की गणनाएँ इस प्रकार से क्या, जब भी कोई टीचर आपको कोई ऐसी बात बताता है उसको तुरंत जो है वो बिल्कुल एसिमिलेट कर लेनी चाहिए। बस मन में बिठा लेनी चाहिए कि ये 2 दशमलव ऊपर है, 2 नीचे हैं, तो ये कट जाएंगे। तो आपके पास क्या बचेगा, 18/128। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपके पास 36/256, क्योंकि यहाँ भी 2 दशमलव और यहाँ भी 2 दशमलव, तो बराबर दशमलव है तो वो कट जाते हैं। ठीक है, अब आप इनको सरल करेंगे। तो सरल करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये 18 और ये तो नहीं कटते आपस में, दोनों पूरे नहीं कटते हैं। वैसे इसको 2 के पहाड़े से हम काट सकते हैं ज़्यादा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ देखें गौर से, यदि आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि 18 एकम 18 और 18 दूनी 36। इसी प्रकार 128 एकम 128, और ये कितना हो गया पूरा 2 बार, ये इसके 2 बार कट जाता है इसमें। ठीक है, और ऐसा आप नहीं करें तो इसको तिरछा गुणा करके भी आप इसको कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ बराबर में बता दूंगा।
तो इस प्रकार से आपके पास यहाँ बच गया 1/1 बराबर बच गया 2/2, यानी आपके पास ये भी आ गया 1 और ये भी आ गया 1, बराबर आगे नहीं है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि अतः EF किसके समांतर हो गया, QR के समांतर हो गया। जब बराबर आ जाए तो समांतर होता है। आप इसको दूसरे तरीके से यूँ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको, आप ध्यान से देखना इसको, कि आपके पास था 18/128, तो आप 36 को यहाँ ले आएँ और 128 को यहाँ ले जाएँ, यानी आप इसको यूँ लिख लें 18/36 बराबर में ये जो 128 है वो यहाँ चला जाएगा, तिरछा गुना कर देंगे 128/256। तो आप देख सकते हैं कि 18 एकम 18 और 18 दूनी कितना था 36, और ये भी 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी 1/2 आ गया और यहाँ पर भी क्या आ गया 1/2। तो आपको इसमें से जो तरीका अच्छा लगता है उसको आप कर सकते हैं, चाहे ऐसा करें चाहे ऐसा करें। तो यहाँ भी बराबर आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं, तो EF जब QR के क्या होगा, समांतर होगा। तो यदि आप डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं तो आप इस प्रकार भी इनको काट सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ये एक सवाल बीच का जो आप मुझे ज़रूर हल करके भेजें, और इस प्रश्नावली पर आप शुरू में से ही पकड़ बना के रखें। तो ये बहुत ही मज़ेदार प्रश्नावली, ये चीज़ें इस प्रकार से आपकी क्लियर होती जाएगी। और यदि आप सवाल गौर से करेंगे, अपनी कॉपी पर नोट ज़रूर किया करें और सवालों को करके देखा करें। एक बार केवल नोट करने से ही उनको दोबारा रिपीट किया करो, अभी आपके पास बहुत समय है। तो आप ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट तीसरे प्रश्न पर। ये हमारे पास तीसरा सवाल। तो ऐसे सवालों को देख करके आपको घबराना नहीं है बिल्कुल ही। जैसे आपके पास यहाँ पर कई त्रिभुज से दिखाई देने लगे आपको, लेकिन आप क्या करेंगे कि आप यहाँ इसको देखा करो कि हमें यहाँ पर क्या दिखे, LMCB के समांतर है। तो आप इसको LM को खोजें पहले। तो LM ये रहा हमारे पास, तो इसको LM के ऐसे तीर लगा दें। ये किसके समांतर है, CB के। तो देखो ये इस प्रकार से LM किसके समांतर हो गया, CB के समांतर हो गया। तो हमें केवल अभी इसी त्रिभुज को देखना है, कौन से को, जिसमें LM और CB है। तो जो कल मैंने तरीका आपको बताया था बिल्कुल वैसा ही अप्लाई करेंगे हम। तो हमें दे रखा है कि चूंकि LM किसके समांतर दे रखा है, CB के समांतर दे रखा है। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, प्रमेय से। तो जब भी ये समांतर होता है तो खंड समानुपाती होते हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि आप क्या करें, यहाँ से जो है वो, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगा लें पहले, ठीक है, और फिर इस तरफ 1/, का चिन्ह लगा लें, इस तरफ भी बटे का चिन्ह लगा लें। अब आपको मैंने कहा था कि आप यहाँ क्या करें, L लिख लें, क्योंकि पहले L है और दूसरा क्या है, तो ये L यहाँ लिखें और M को आप यहाँ लिख लें, ठीक है। और फिर यहाँ पर C लिखें आप, और यहाँ पर क्या लिखें, B लिखें। अब मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार से, यानी LM, तो LM ऊपर हो गया और CB नीचे हो गया। अब मैंने आपको बताया था जो ऊपर लिखे उनको आप नीचे लिख दें। तो यहाँ पर तो क्या हो गया, LC, ये हो गया LC, और यहाँ पर हो गया MB। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ आप गौर से देखेंगे तो ये तीसरा सिर्फ बच गया। ये जो कल मैंने बताया था ना कि इस प्रकार जो तीसरा बचता है इसको लेना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, AL, और यहाँ पर हो जाएगा AM, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसानी से आप अनुपात इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये तरीका आप थोड़ा ध्यान से समझें और याद रखेंगे तो बिल्कुल आसानी से आप कभी भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से ये आ गया हमारा पहला परिणाम, ठीक है। अब हम दूसरी बात पर चलते हैं। LN किसके समांतर है, CD के। तो चूंकि LN किसके समांतर है, वो समांतर है CD के। सॉरी, समांतर का चिन्ह लगाना है। तो समांतर है किसके, CD के समांतर है। तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, अतः वही आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय लगा देंगे। अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, क्या होगा। अब वही तरीका लगाएं आप। तो पहले तो आप यहाँ पर क्या करें, ये जो चिन्ह है वो लगा दें कि LN जो है, तो LN इस प्रकार से किसके समांतर हो गया, CD के समांतर हो गया। तो मैंने तरीका आपको बताया ये कि पहले आप क्या करें, बराबर का चिन्ह लगाएं और दोनों तरफ आप बटे के चिन्ह लगाएं। फिर
यहाँ पहले एन लिख दें, एल लिख दें और फिर यहाँ पर एन लिख दें, और बाद में क्या सी डी है तो यहाँ सी लिख दें और यहाँ पर क्या लिख दें, डी लिख दें। अब ऊपर जो लिखे हैं वो आप यहाँ पर नीचे भी लिख दें, तो यहाँ पर हो गया एल सी और यहाँ पर हो गया एन डी। अब यहाँ पर क्या आएगा वो आप देख सकते हैं कि ये एक शीर्ष कौन बच गया अकेला, ए, तो यहाँ पर आएगा ए और यहाँ पर भी आएगा ए। इस प्रकार से आपने देखा कि ए एल बटे एल सी बराबर आ गया ए एन बटे एन डी, ए एल बटे एल सी बराबर आ गया ए एन बटे एन डी। तो अब यदि आप परिणाम 1 और 2 को गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर आप देखो कि ये जो है, ठीक है, ये ए एल बटे एल सी, ये ना यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए एल बटे एल सी यहाँ भी है और ए एल बटे एल सी यहाँ भी है। तो ये परिणाम 1 और 2 के लेफ्ट हैंड साइड समान होगी तो राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, समान होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं अतः परिणाम 1 और 2 से, परिणाम 1 व 2 से, तो परिणाम 1 और 2 से आपको क्या मिल गया, ए एम बटे एम बी, यानी ए एम बटे एम बी, यानी ये ए एम बटे एम बी बराबर किसके हो गया, ए एन बटे एन डी, ए एन बटे एन डी हो गया। अब आपके पास ये खंड समानुपाती आ गई, यानी ए एम बटे एम बी बराबर हो गया ए एन बटे एन डी। तो यही हमें जो है यहाँ पर सिद्ध करना था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आसान सवाल है, देखो 2 परिणाम निकाले और ये जो इसकी सहायता से ये प्राप्त हो गया हमें, तो यही हमें सिद्ध करना था। आप यहाँ चाहो तो लिख सकते हो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, या इति सिद्धम लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। तो कितना आसान सा सवाल था, सीधा एकदम। यहाँ पर ये चौथा प्रश्न, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको ये कहा है, ये जो चित्र अटैच में यहाँ पर बना हुआ है कि डी ई समांतर है किसके, ए सी के, डी ई ए सी के समांतर है। तो आपके पास ये चित्र कितना ही जटिल हो, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आप पहले डी ई को ढूंढें, तो आप देख सकते हैं कि ये डी ई ये है, तो आप क्या करें, यहाँ पर इसमें एरो लगा दें इसका, डी ई किसके समांतर है, ए सी के समांतर है, तो इसमें एक जैसे एरो लगा दिया हमने, ठीक है। ये इससे हमें पता लग गया कि डी ई किसके समांतर है, ए सी के समांतर है। तो ए सी भुजा आ गई और डी ई आ गई, तो इस प्रकार से ये त्रिभुज बनेगा ए बी सी, पूरा बड़े वाला लेना हो, क्योंकि ए सी भुजा कौन से त्रिभुज की है, वो है ए बी सी की, ठीक है। इस प्रकार से आप ये ध्यान दें। तो अभी आप क्या करेंगे, बिल्कुल हमने जो पिछला प्रश्न किया सेम उसी प्रकार से हमें हल करना है इसको। तो आप पहले लिखेंगे चूंकि डी ई किसके समांतर दे रखा है, बी सी के समांतर दे रखा है, तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि डी ई किसके समांतर है, आपके पास बी सी के समांतर है, ठीक है। तो आप इसमें क्या लगाएंगे, अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है, या प्रमेय की सहायता से, प्रमेय से कौन से खंड समानुपाती होंगे उसका तरीका मैंने आपको बताया। चित्र आप क्या करें, पहले बराबर का चिन्ह लगाएं, फिर बटे का चिन्ह लगाएं और फिर यहाँ डी लिखें और यहाँ पर ई लिखें और फिर बाद में क्या बी सी है, तो पहले यहाँ बी लिखें यहाँ पर सी लिखें। अब जो ऊपर लिखे उनको आप यहाँ भी लिख दें, तो डी लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई। अब यहाँ पर क्या आएगा ये देखने के लिए आप देखें कि आपके पास ये जो त्रिभुज बना इसमें ये शीर्ष बच गया, कौन सा बच गया, केवल बी बच गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बी, और यहाँ पर भी लिख देंगे बी। तो इस प्रकार से ये खंड समानुपाती आ गए। आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय है बी डी बटे डी बी, ठीक है, बी डी बटे क्या लिख दिया मैंने, बी डी बटे डी बी, बी डी बटे डी ए होना था, क्या लिख दिया मैंने, ये बच्चों मैंने यहाँ गलत लिख दिया, ये 1 मिनट, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इसको ए सी लिखना था, ठीक है, ये ए सी आएगा। तो यहाँ पर ए सी आएगा, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए आएगा, सॉरी ये मैंने लिखने में गलती कर दी, ठीक है। तो आप ये जैसे करेंगे, ठीक है, अब ये सही है। तो बी डी बटे डी ए, ठीक है, वो बराबर हो गया बी ई बटे ई सी, ठीक है, ये, और इसको हम परिणाम नंबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ये हमारा परिणाम हो गया 1, ठीक है। इसी प्रकार से हमें क्या दे रखा है, डी एफ,
तो डी एफ जो है वो किसके समांतर है, ए ई। तो ये रहा आपका डी एफ। तो इसमें आप क्या करें, ऐसे डबल एरो बना दें। तो डी एफ किसके समांतर है, ए ई के समांतर है, ये ए ई। तो इसमें आप क्या करें, ऐसे डबल एरो बना देता। अब आप देख सकते हैं कि ए ई और ये यहाँ पर हो गया डी ई। तो यहाँ इसको लेकर के ये त्रिभुज बन गया। आप गौर से देखें, त्रिभुज बन गया, ए बी ई बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी एफ किसके समांतर हो गया। तो आप यहाँ लिखेंगे कि चूंकि डी एफ किसके समांतर हो गया, ए ई के समांतर हो गया। इस बार ध्यान से लिखना है कि पिछली बार भी खंड गलत लिख लिया था। तो यहाँ पर अब आप वही तरीका लगाएं, पहले बराबर का चिन्ह लगाएं, फिर बटे का चिन्ह लगाएं और यहाँ पर डी लिखें और यहाँ पर एफ लिखें। यानी पहले दोनों ऊपर लिखें और दूसरे दोनों नीचे लिखें। और यहाँ पर क्या लिख दें, ए और यहाँ पर लिख दें ई। अब जो ऊपर लिखे उनको नीचे भी लिख दें। तो यहाँ पर डी और यहाँ पर आ गया एफ। अब आप यहाँ पर क्या आएगा, तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज का कौन सा शीर्ष बच गया, केवल बी बच गया। तो यहाँ पर ये हो गया बी और यहाँ भी हो गया बी। अब आप ये परिणाम हो गया आपके पास दूसरा। ठीक है, दो परिणाम आ गए। अब आप गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे दोनों परिणामों में कि यहाँ बी डी बटे डी ए बराबर बी ई बटे ई सी, यहाँ पर बी डी बटे डी ए बराबर बी एफ बटे एफ ई है। तो ये दोनों में ये परिणाम देखो, ये बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। तो परिणाम 1 और 2 से आप क्या कह सकते हैं, आप यहाँ लिखें परिणाम 1 और 2 से, परिणाम 1 व 2 से। तो परिणाम 1 और 2 से कौन बराबर हो गए, ये बराबर हो गए आपके पास। देखो इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगी तो राइट हैंड साइड भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इस प्रकार से बी ई बटे ई सी, बी ई बटे ई सी बराबर हो गया बी एफ बटे एफ ई, बी एफ बटे एफ ई हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो आप इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं, बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह था। और यही हमें सिद्ध करना है। देखो यहाँ पर यही सिद्ध करना है। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, या इति सिद्ध हम लिख दें। तो यही हमें सिद्ध करना था, ये परिणाम निकालना था। तो अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे। आपको सवाल को गौर से देखना, सब आपकी जो है वो नज़र चित्र पर जो है वो बहुत गहरी होनी चाहिए, अच्छी तरह होनी चाहिए। यहाँ पर ये 5वां सवाल जो हमारे सामने है वो बिल्कुल फिर वैसा ही एक प्रश्न है। तो हम फटाफट इसको भी करते हैं। देखो कितनी आसानी से होगा। तो आपको पहले क्या दे रखा है कि ये डी ई समांतर है, किसके समांतर है, डी ई जो समांतर है ओ क्यू के। तो आपको बस चीज़ों को गौर से देखना है कि डी ई, ये देखो यहाँ पर, तो डी ई को मैं एरो लगा देता हूँ और ओ क्यू के समांतर है। तो इस प्रकार से आप देखें कि ओ क्यू और डी ई इनको लेकर के त्रिभुज बनता है पी क्यू ओ, ये वाला त्रिभुज बन गया। आप जो जहाँ पर मेरा कर्सर चल रहा है वो देखें गौर से, ये त्रिभुज बन गया आपके पास। ठीक है, तो ये इसके क्या हो गया, समांतर हो गया। तो हम इसको लिखेंगे इस प्रकार से। तो चूंकि आपको क्या दे रखा है, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको, चूंकि डी ई किसके समांतर दे रखा है, ओ क्यू के समांतर दे रखा है। ठीक है, ये खंड गौर से लिखेंगे, आपके खंड लिखने से गलत हो जाता है। तो अतः है आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से क्या क्या खंड आएंगे बताओ। तो वो तरीका जो मैंने आपको बताया ये कि पहले बराबर का चिन्ह लगाएं, फिर आप इस प्रकार से जो है वो ऐसे लिखें, बटे के चिन्ह लगाएं, फिर पहले डी लिखें, फिर दूसरी तरफ ई लिखें, फिर बाद में ओ क्यू है तो यहाँ पर ओ लिख दें और यहाँ पर लिख दें क्यू। अब जो ऊपर लिखे हैं उनको नीचे भी लिख दें, तो डी ओ और ये यहाँ पर हो गया ई क्यू, क्योंकि जो ऊपर है उनको नीचे लिखा हमने। अब यहाँ पर क्या आएगा वो आप देखो कि चूंकि आपके पास त्रिभुज पी क्यू ओ है तो पी बच गया हमारे पास केवल। तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे पी और यहाँ पर भी लिख देंगे पी। तो इस प्रकार से क्या बन गया आपके पास पी डी बटे डी ओ, है ना, बन गया हमारे पास पी ई बटे ई क्यू, ये बन गया। तो ये हमारा आ गया पहला परिणाम। तो इसको परिणाम नंबर 1 डालते हैं। और दूसरी चीज जो हमें दे रखी है वो आप गौर से फिर देखें कि डी एफ, देखो यहाँ पर ये क्या देखो डी एफ। तो डी एफ इस प्रकार से ये समांतर है ओ आर के, ये देखो यहाँ पर ये जो है ना डी ओ आर के समांतर है।
तो हम इस परिणाम को लेकर के अब सवाल करते हैं इसको आगे। तो हमें दे रखा है कि डी एफ समांतर है ओ आर के, तो आप यहाँ पर लिखेंगे चूंकि डी एफ किसके समांतर है, ओ आर के समांतर है। तो फटाफट रेखाखंडों को हम लिखेंगे। तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि बटे का चिन्ह लगा लो, मैं बार बार बता रहा हूँ, इसको अच्छी तरह समझिए। डी यहाँ पर लिखें और ये एफ यहाँ पर लिखें और बाद वाले नीचे लिखें, तो ओ यहाँ पर लिखें और आर यहाँ पर लिखें, ठीक है। अब आप क्या करें, जो ऊपर लिखें उनको नीचे भी लिख दें, डी ओ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एफ लिखा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा एफ। अब यहाँ पर क्या आएगा ये देखने के लिए हम त्रिभुज पर चलते हैं। तो हम देखते हैं कि ओ आर और इनको लेकर के त्रिभुज बन रहा है पी ओ आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा पी और यहाँ पर आएगा पी, तो इस प्रकार से ये बन गया। तो पहले आप यहाँ पर लिख देंगे कि अतः आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार से बन गया परिणाम नंबर 2। अब आप यदि गौर से देखेंगे तो ये पाएंगे, इन परिणामों को गौर से देखो तो यहाँ पर भी देखो आपके पास क्या आ गया, पी डी बटे डी ओ, यानी पी डी बटे डी ओ किसके बराबर हो गया, पी ई बटे ई क्यू, और यहाँ भी पी डी बटे डी, तो ये परिणाम फिर बराबर आ गया ना आपके पास। यहाँ पर देखो ये इसके बराबर आ गया, देखो यहाँ पर ये रहा। तो परिणाम 1 और 2 से आप क्या लिख सकते हैं कि परिणाम 1 और 2 लेफ्ट हैंड साइड समान है तो राइट हैंड साइड भी समान होगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि परिणाम 1 व 2 से क्या मिलेगा आपको, पी ई बटे ई क्यू, यानी ये बराबर ये लिख दो, तो पी ई बटे ई क्यू बराबर हो गया पी एफ बटे एफ आर, पी एफ है यहाँ पर, ये पी एफ बटे क्या हो गया एफ आर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें कि पिछले सवाल तो हमारे यहाँ पर समाप्त हो गए थे। अब यहाँ पर देखो ये खंड समानुपाती हो गए, है ना। तो खंड समानुपाती हो गए तो हमसे ये पूछा है कि सिद्ध करना है कि ई एफ क्यू आर के समांतर है। तो आप ये देख सकते हैं कि चूंकि यहाँ कौन सी त्रिभुज में आप देख सकते हैं कि ये बन गया पी ई बटे ई क्यू और पी एफ बटे एफ आर, तो ये इनको लेकर के त्रिभुज कौन सा बन रहा है, पी क्यू आर बन रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि अतः त्रिभुज कौन से में, अतः त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में ये खंड समानुपाती हो गए ना, इसलिए कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से, क्योंकि जब ये खंड समानुपाती हो जाते हैं तो उनको मिलाने वाला ये जो रेखाखंड है पी एफ वो किसके समांतर आ जाएगा, क्यू आर के समांतर हो जाएगा। तो अतः त्रिभुज पी क्यू आर में आप यहाँ पर लिख दें आधारभूत आनुपातिकता प्रमेय के विलोम से। तो विलोम प्रमेय अभी हमने की थी ना कि जब खंड समानुपाती होते हैं तो इसके जो है वो मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो ये ई एफ किसके समांतर हो गया, क्यू आर के समांतर हो गया। तो ई एफ जो है वो किसके समांतर हो गया, क्यू आर के समांतर हो गया, और यही हमें सिद्ध करना था। तो यहाँ आप लिख दें हैंस प्रूव्ड, या आप लिख दें इति सिद्धम, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे वो लिख दिया करो लास्ट में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम जो आसानी से इनको सिद्ध कर सकते हैं, बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। और आप यहाँ पर जो है वो आप चाहो तो कि कौन से ये जो कौन सी रेखा, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि आप क्या करें, ये जो बाद वाले हैं ना उनको ले लिया करो आप। जैसे ये जो खंड आपने लिखे ना, तो ई एफ और क्यू आर पहले छोड़ दिया करो, तो इससे भी आप इन खंडों को प्राप्त कर सकते हैं यदि आप चित्र में, लेकिन आप चित्र में देखना सीखें अच्छी तरह। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए मैंने जो आपको एक प्रमेय करा दी और एक से लेके 5 तक हमने प्रश्न भी कर लिए। तो आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। तो ठीक है, अभी तक आपने अगर मेरा वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दो अभी, और कमेंट ज़रूर किया करो। ये तो मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहती है हमेशा ही, लेकिन आप करते नहीं हैं। धड़ाधड़ जो वो 20-25 बच्चे आसानी से देख लेते हैं और काफ़ी लंबा समय भी बिताते हैं। बहुत सारे बच्चे सवाल करते हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। तो आप ज़रूर किया करो लाइक और कमेंट। जब मिलने लग जाएंगे
तो मैं मानूंगी कि वास्तव में आप जो पूरा टाइम स्पेंड करते हैं उस पर। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।